नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि पर। और विसर्ग संधि जानने से पहले हम इस पर दृष्टिपात करेंगे कि विसर्ग आखिर क्या है। विसर्ग वास्तव में स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, यह निर्विवाद है। स्वतंत्र ध्वनि नहीं है मतलब विसर्ग जो है किसी स्वर पर आश्रित ध्वनि रहती है। विसर्ग स्वतंत्र रूप से न तो लेखन में आ सकता है और ना ही उच्चारण में आ सकता है। विसर्ग आ, ई, उ, ओ किसी भी स्वर पर आश्रित ध्वनि होती है और इस बात को हम अपने विसर्ग संधि के पूरे टॉपिक में ध्यान में रखेंगे, तब ये चीज़ और अधिक क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, विसर्ग वास्तव में 8 रूपों में हमें देखने को मिलता है। विसर्ग कहीं विसर्ग का ओ हो जाता है, कहीं र हो जाता है, कहीं सा हो जाता है, कहीं शा हो जाता है, कहीं शा हो जाता है। इस तरह से कहीं विसर्ग का विसर्ग ही रहता है तो कहीं विसर्ग का लोप हो जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, पहला हमारा बिंदु है विसर्ग का ओ हो जाना। देखिए, विसर्ग जैसा कि अभी बताया था कि विसर्ग अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। विसर्ग किसी न किसी स्वर पर आश्रित ध्वनि है। अब यदि विसर्ग से पहले आश्रित होने का मतलब विसर्ग से पहले कोई स्वर होगा और इसके बाद विसर्ग लगा होगा। यदि विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग से पहले अ है और बाद में ह्रस्व अ है, पहले भी ह्रस्व अ है और बाद में भी ह्रस्व अ है, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, या र ल व ह में से कोई वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ये पहला नियम है विसर्ग संधि का। विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ग घ ङ, ज झ न, ड ढ ण, द ध न, ब भ म अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ देखिए ह लिखने को छूट रहा है। और में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए, मनः प्लस अनुकूल, इसमें विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी ह्रस्व अ है। शर्त यहाँ पर मिल रही है, पहले अ है और बाद में भी ह्रस्व अ है, पहले भी ह्रस्व अ, बाद में भी ह्रस्व अ। तो ये मिलकर यदि ऐसा होता है तो इनको जब संधि करेंगे तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और इस तरह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो करके मनो और अनुकूल, ये विसर्ग और ओ आ मिलकर के ओ बन गए, मनोनुकूल। अब देखिए, अधः गति, विसर्ग से पहले ह्रस्व अ है और बाद में तीसरा वर्ण है, लिखा हुआ है तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण में से तीसरा वर्ण है और इस तरह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है और अधोगति बना है। तपः प्लस वल, अब विसर्ग के पहले अ है, ह्रस्व अ है, बाद में तीसरा वर्ण है, पवर्ग का तीसरा वर्ण, और इस तरह से विसर्ग के स्थान पर तपोबल बना है। इसी तरह से वयः वृद्ध, वयोवृद्ध, तपः भूमि, तपोभूमि, पयः प्लस द, विसर्ग से पहले अ है, बाद में द, तो थ द, तृतीय वर्ण अपने वर्ग का, तो इस तरह से पयोद, पयः धन, पयोधन, मनः योग, मनोयोग, मनः रथ, मनोरथ, मनः प्लस हर,
मनोहर। ये पहला नियम। यदि फिर से देखें, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ है, बाद में ह्रस्व अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा हा में से कोई वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अब यदि विसर्ग से पहले अ या आ ना हो करके कोई अन्य स्वर हो, निश्चित रूप से अभी बताया कि विसर्ग स्वरों पर आश्रित होता है, होगा स्वर ही, विसर्ग से पहले स्वर होगा ये तो निश्चित है। आप पूरे भाषा में कहीं भी विसर्ग किसी व्यंजन के बाद नहीं देखेंगे, होगा निश्चित रूप से स्वर। किंतु अ या आ, ह्रस्व अ या आ, दीर्घ आ में से के अतिरिक्त कोई वर्ण है, कोई स्वर है और बाद में कोई भी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर तो रा हो जाता है। यदि पहले अ है तो ओ हो जाएगा, पहले अन्य कोई स्वर है तो रा हो जाएगा। देखिए, इन दोनों नियमों में, नियम देखने में बड़े लग रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दोनों नियम देखने में तो बड़े लग रहे हैं, किंतु इनमें बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पहले अ है और यहाँ अ के दूसरे नियम में अ के अलावा कोई स्वर, बाकी नियम पूरा वही है। अब देखिए, नि में आ के अलावा, आ के अतिरिक्त नि ई है, विसर्ग से पहले ई है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है और इस तरह से हमारा ये शब्द बनता है निराशा। ध्यान देने की बात है, विसर्ग के स्थान पर रा हुआ और रा में जब यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा तो अ रा में मिल जाएगा और इस तरह से ये निराशा शब्द बन जाएगा। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी निश में विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है, ये जानते ही होंगे, इससे पहले ना नहीं है बल्कि ह्रस्व ई है और इस तरह से ये इस अ के अतिरिक्त स्वर है, नियमानुसार अतिरिक्त स्वर है और इसके बाद में तथा द ध चतुर्थ वर्ण है, चौथा वर्ण है स्पर्श का, इसलिए विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है और इस तरह से निर्धन शब्द बनता है। यहाँ एक चीज़ हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि देखिए, यदि र के बाद कोई स्वर आता है तो र है, इसके बाद कोई स्वर आता है तो ये स्वर रा में मिलकर रा पूर्ण हो जाता है। किंतु यदि र के बाद यदि कोई भी व्यंजन आता है, स्वर नहीं आता है तो मान लीजिए ये स्थिति है, तो ये रा जो है वो अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर चिन्ह रूप में लग जाता है। यदि स्वर है तो स्वर रा में मिल जाएगा, रा पूर्ण हो जाएगा। अगर नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो वह र, वह हलंत र, वह अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर चिन्ह रूप में लग जाता है, जिसे रेफ के नाम से जानते हैं। और इस तरह से निर्धन में यही हुआ है, रा के बाद स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो र व्यंजन विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और र धा के ऊपर रेफ के रूप में आ जाएगा और इस तरह से निर्धन शब्द निष्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से निर्बल, ठीक वही स्थिति है। नि विसर्ग के स्थान पर र, बल निर्बल, निर्जन, आशीर्वाद आशीर्वाद।
शब्द शुद्धि में ये शब्द बहुत आता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है इसकी। इसमें आशीर्वाद शब्द में 2 शब्द हैं, आशी और वाद। वाद शब्द अच्छे से जानते होंगे, सभी को ध्यान होगा वाद क्या होता है, वाद का अर्थ क्या होता है। सामान्य रूप से छात्र क्या कर देते हैं, आशीर्वाद को आशीर्वाद कर देते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे कि आशी के बाद विसर्ग है और इसके बाद में वाह है, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और ये जो रा होगा ये अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर अर्थात वा के ऊपर पहुंच जाएगा और इस तरह से आशीर्वाद शब्द बन जाएगा। आशीर्वाद नहीं बनेगा, ये पहले नहीं पहुंचता है बल्कि अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है और इस तरह से आशीर्वाद शब्द बनता है। अच्छा, इसी तरह से आगे देखेंगे, दुह आशा दुराशा, दीर्घ आ इस विसर्ग वाले रा में मिल गया है, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है और इस तरह से दुराशा शब्द बनता है। दुह वल दुर्बल, दुह जन दुर्जन, निविघ्न निर्विघ्न। यहाँ मनोनुकूल शब्द में एक आपको एक चीज़ हम ध्यान दिला दें, एक विशेष रूप से हिंदी और संस्कृत शब्दों में थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। और जैसे उदाहरण है हमारा मनोनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, हिंदी में तो मनोनुकूल वैसे ही जैसे अभी बताया हमने मनोनुकूल इस तरह से लिख देंगे, किंतु संस्कृत में जहाँ पढ़ा होगा वहाँ आपको भ्रम ना हो, इसलिए यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा। होता क्या है, जब यहाँ मनो विसर्ग का ओ हो जाएगा और ये मनो और अनुकूल ये स्थिति जब आ जाएगी तो यहाँ एक पूर्व रूप संधि का नाम सुना होगा, स्वर संधि में आती है। पूर्व रूप संधि का नियम लागू हो जाता है, यदि ओ के बाद अ आता है तो अ का पूर्व रूप हो जाता है एंगः पदांतादति सूत्र है इसका। और इस तरह से संस्कृत में, ये हिंदी की बात रही ध्यान रहे, अब ये संस्कृत की हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा मनो, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी और मनोनुकूल। इस तरह से शब्द बनता है, किंतु ये संस्कृत का उदाहरण, यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं। संधि के विसर्ग संधि के अगले नियम पर चलते हैं। हमारा विसर्ग संधि का अगला नियम है बच्चों, विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, या तो च हो विसर्ग के बाद पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। दुह चरित्र दुष्चरित्र, निह पहले स्वर है और बाद में च है या छा है, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। निश्चिंत निश्चिंत, निश्छल निश्छल, दुशासन दुशासन, निश्चय निश्चय। अब यदि पहले ई या ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प य फ, क ख ट ठ प य फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है और इस तरह से दुह कर्म दुष्कर्म, निष्कपट निष्कपट, निष्काम निष्काम, धनु टंकार धनुष्टंकार, निष्ठुर निष्ठुर, दुष्परिणाम दुष्परिणाम और निष्प्राण निष्प्राण। पहले स्वर बाद में प,
प्राण में पहले प है, र बाद में है, इसके बाद आ है, और इस तरह से निष्प्राण, निष्पाप निष्पाप, चतुष्पाद चतुष्पाद, इस तरह से ये हमारे उदाहरण बनते हैं। अगला है हमारा इसका नियम, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। किन परिस्थितियों में होता है? जब विसर्ग का मेल त था या सा से हो, विसर्ग के बाद ता हो, था हो या सा हो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे देखिए, नमः ते बाद में ता है, इसलिए नमस्ते बनता है। निह तेज निस्तेज, दुह तर दुस्तर, मनः ताप मनस्ताप। यहाँ सा है, देखिए, दुह साहस दुस्साहस, दुह सह दुस्सह, निह संतान निसंतान, निह संग निसंग। विसर्ग से संबंधित हमारा अगला नियम है विसर्ग का लोप। छठा नियम, विसर्ग का लोप। विसर्ग से पहले यदि अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, पहले विसर्ग से पहले ह्रस्व अ या दीर्घ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग अदृश्य हो जाता है, विसर्ग नहीं दिखाई देता है। जैसे उदाहरण हमको मिलता है अतएव, इसमें अतः और एव ये दो शब्द मिले हुए हैं, और इस तरह से विसर्ग से पहले देखिए ह्रस्व आ है और बाद में ए है, तो इनके मिलने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और अतएव बन जाएगा। मतलब यहाँ ध्यान रहे, वैसे यदि इनको मिलाया जाए तो ता में आ और ए मिलकर के संधि हो जाएगी, किंतु यहाँ विसर्ग संधि है और विसर्ग का लोप हुआ है, इसलिए ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अच्छा, अगला हमारा सातवां नियम है पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप। एक स्थिति ऐसी भी आती है विसर्ग संधि में कि विसर्ग से पहले जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग संधि में जो पहला शब्द है वहाँ विसर्ग हो उसके अंत में, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में र है, रकार है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने उदाहरण पढ़ा होगा निरोग, कई लोग निरोग लिखते हैं, निरोग निरोग। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वर्तनी शुद्धिकरण के लिए भी खूब पूछा जाता है। निरोग शब्द गलत है, सही शब्द है निरोग। तो ध्यान रहेगा, ये शब्द वर्तनी शुद्धिकरण में भी इसका ध्यान रखेंगे। और इस तरह से निरोग शब्द बना है, विसर्ग से पहले स्वर है, विसर्ग के बाद रा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, इससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा और इस तरह से हमारा उदाहरण बनेगा निरोग। नि रस नीरस, निह रज नीरज, निह रव नीरव। ये इसी के उदाहरण हैं। अगला हमारा आठवां नियम है विसर्ग का, विसर्ग में परिवर्तन न होना। एक ऐसी भी स्थिति होती है जो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान कीजिए, प्रातः काल कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए, नियम क्या है, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा बाद में क या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग से पहले अ है, मतलब ह्रस्व अ है, और विसर्ग के बाद क या प वर्ण है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस तरह से हम उदाहरण देखेंगे, प्रातः काल, प्रातः काल मतलब विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अंतःकरण, अंतःकरण,
ज्यों का त्यों रहेगा। विसर्ग संधि हमारी पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई। यदि इसमें कहीं किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का भ्रम हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपके प्रश्न का इंतज़ार रहेगा। मैं आशा करता हूं कि विसर्ग संधि स्पष्ट हुई होगी। और एक ध्यान देने की बात है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के विषय में बात करेंगे हम इस समय। प्रतियोगी परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तब तो उसमें आ जाएगा व्यंजन या विसर्ग संधि, किंतु इनके उपनियम नहीं पूछे जाते हैं, नियम नहीं पूछे जाते हैं, उपभेदों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, किंतु ये अवश्य पूछा जाता है कि इसमें व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर संधि है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप केवल इतना बताएंगे और ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरणों का अभ्यास करें। मात्र इतना पूछा जाएगा प्रतियोगी परीक्षा में आपसे कि आपसे दे दिया विच्छेद रूप दे दिया, इसकी संधि कीजिए, आपसे संधि रूप दे दिया, इसका विच्छेद कीजिए, या तीसरा प्रश्न बनेगा संधि का नाम बताइए। तो अंत में एक मुख्य बात प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, व्यंजन और विसर्ग संधि में विशेष रूप से ज़्यादा उदाहरण देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आपको व्यंजन अथवा विसर्ग संधि के उदाहरण मिले, संधि का विच्छेद, विच्छेद का संधि। और ये ध्यान रखें, हम साधारण प्रयोग में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको ध्यान रखें कि वास्तव में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे पढ़ने में पुस्तकों में क्या शब्द आता है, हम उनको उनके सही रूप को समझ जाएंगे। यदि जानते होंगे तो हमको ये करने में कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो छात्र छात्राओं के लिए और विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छा माध्यम सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।